जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर वाइज और फर्स्ट बुक का करेंगे, जिसमें हम पार्टनरशिप को पूरी तरीके से कवर करेंगे। उसमें आ जाएगा आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, इसके अलावा आपका एडमिशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की सीरीज में हम इतने चैप्टर करने वाले हैं। सारी की सारी बहुत चीजें मैं क्विकली आपको रिवाइज करा दूंगी। जो चीजें आपको आती है वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको आप अपने नोट कर लेना अपने हिसाब से। बस आपका ये जो है सारे चारों के चार चैप्टर का गो थ्रू करा दूंगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो होता है, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको बोलते हैं, और ये 1932 का है। ठीक है, याद कैसे करेंगे वो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि दो यानी कि दो इंसान मानो। तो जब भी हम पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन पढ़ते हैं पार्टनरशिप की, तो उस पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, ऐसा करके होती है, टू और मोर पर्सन होती है। ठीक है, तो टू और टू से ज्यादा क्या ज्यादा क्या हो गया? 3 हो गया। तो 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों की बात करी जाएगी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। बाकी डेफिनेशन आई होप आपको पता ही होगी कि क्या डेफिनेशन है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन शायद नहीं आए, लेकिन आपको डेफिनेशन लिख के पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी गई है। तो ये बात आपको बहुत जानना जरूरी है कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में लिखी गई है। सेक्शन 4 किसके? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में, 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पीपल हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपको ये याद रखना है कि सारे के सारे लोग भी काम कर सकते हैं। असर्शन रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे कि पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 या फिर 2 से ज्यादा, और सारे लोग भी काम कर सकते हैं या फिर सबके बिहाफ में कोई एक भी काम कर सकता है। तो ये डेफिनेशन बोलते हैं। असर्शन रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी कि सेक्शन के अंदर ये मेंशन है, वो भी बता दिया। अब आते हैं हम लोग पार्टनरशिप के फीचर पे। तो डेफिनेशन से पहला ही फीचर हमको पता चल जाता है क्या? 2 और मोर पर्सन। ठीक है, 2 और मोर पर्सन। फिर डेफिनेशन में एक चीज बोली गई है कि अगर 2 या फिर 2 लोग से ज्यादा के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कोई रिलेशन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में। ये मैं पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, आप पार्टनरशिप हवा में नहीं बना सकते। देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि 2 ट्रू है, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो या तो कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और उस बिजनेस का जो मोटिव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? उस बिजनेस का मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो भी आप बोलना चाहिए। ठीक है, चौथी चीज क्या होती है कि आपस में क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस को शेयर करेंगे। पांचवी चीज ये भी अभी हमने डेफिनेशन में देखी, जिसमें बोला है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल भी हो सकती है, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि दोनों चीजें हो सकती है। सारे लोग भी काम कर सकते हैं, या फिर अगर एक आदमी भी उनके बिहाफ में एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट का और पार्टनर और फर्म का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? एक प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, ये भी आप याद रखो, प्रिंसिपल और एंड एजेंट का होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल आपका होता है पार्टनरशिप फर्म। तो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पार्टनरशिप फर्म का जो प्रिंसिपल है वो मतलब एजेंट और प्रिंसिपल में से कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा एजेंट है? तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा फर्म, और एजेंट क्या हो जाएंगे? एजेंट आपके बेटा हो जाएंगे पार्टनर। ठीक है, नई चीज अगर आपको लग रही है तो ये आप नोट कर सकते हो कि फर्म जो होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और एजेंट जो होता है वो उसको पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये आपके रहे फीचर सारे, इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलो एक मिनट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड का। पार्टनरशिप डीड हमको मालूम है क्या होती है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड जो होती है कि रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप हुई है तो उसका पार्टनरशिप जो होती है वो एग्रीमेंट का आउटकम होता है। तो कोई भी पार्टनरशिप अगर आती है तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। और ये पार्टनरशिप डीड जो होती है, तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है, याद रखना है आपको। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर विच कंटेन्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। इसमें सारे के सारे टर्म लिखे जाते हैं जो भी जिसके बेसिस पे हमारी क्या हुई है? पार्टनरशिप चालू हुई है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। नोट कर लो इसको, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो कहीं पे आपको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज पार्टनरशिप डीड होगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जरा ऊपर से हम देख लेते हैं। मेन चीज देख लेते हैं, बाकी होती तो काफी सारी हैं, अराउंड 20 चीजें होती हैं। मेन चीज देख लेते हैं। सबसे पहले नेम होना चाहिए फॉर्म का, एड्रेस होना चाहिए, नेम और एड्रेस एक ही इसमें आ जाता है। उसके बाद पार्टनर का नेम और एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर का नेम एंड एड्रेस, फॉर्म का नेम एंड एड्रेस दोनों होना चाहिए, ठीक है। नेचर एंड प्लेस होना चाहिए। नेचर का मतलब क्या होता है, किस टाइप का आपका बिजनेस है, और फिर प्लेस भी आपको बताने की किस प्लेस पे आपका बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि अगर कोई चाहते हो कि पार्टनरशिप का कोई ड्यूरेशन हो, कितने ड्यूरेशन के लिए आप अपनी पार्टनरशिप जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहते हो, वो भी आपको मेंशन करना है। फिर कितना कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल को, ये भी आपको मेंशन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप मेंशन कर दोगे, डिविडेंड कितना आप दोगे वो मेंशन कर दोगे, सैलरी के बारे में आप मेंशन करोगे, जो भी नॉर्मली चीजें होती है, सैलरी कमीशन हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर गुडविल किस मेथड से आप क्या करने वाले हो, कैलकुलेट करने वाले हो, ये सब चीजें भी लिखी जाती है। गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो अभी हम करेंगे, तो वो भी आपको मेंशन करना है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से जा रहे हो, सुपर प्रॉफिट मेथड से जा रहे हो, या फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मेथड से जा रहे हो, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट कहाँ ओपन हो रहा है, असेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन अगर हुई है तो भी मेंशन करना है। आप फॉर्म को कौन से मेथड से, फॉर्म के अकाउंट्स को किस मेथड से आप रिकॉर्ड करने वाले हो, ऑडिटिंग कौन करेगा, आउटसाइडर, इनसाइडर, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने अपनी पार्टनरशिप कब स्टार्ट करी। तो ये सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। आपको याद रखने वाली क्या चीज है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट है, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, और इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड होती है ना तो बेटा कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होता है कि हमको इस बेसिस पे अपना बिजनेस चलाना है। तो ये आ गया आपकी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट मैंने आपको बता दिया है कि इससे आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं है, डिस्प्यूट नहीं होते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और जितने भी पार्टनर होते हैं उनको अब पता होता है कि उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनकी लायबिलिटी क्या है, सब कुछ पता होता है। अब हम देखते हैं कि अगर तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होता है। इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड में। इफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी कि कोई भी ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मेंशन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उतना ही देंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग 1:1, या फिर अगर 3 हुए पार्टनर तो 1:1:1 हो गया। मतलब इन शॉर्ट हमको क्या करना है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर हमारी डीड जो होती है वो एब्सेंट होती है। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो यू डोंट हैव टू प्रोवाइड दैट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी सेम सीन यही रहता है कि अगर मेंशन है तो दोगे, नहीं मेंशन है तो नहीं दोगे, एब्सेंट है तो उसको नहीं देंगे। फिर होता है सैलरी एंड कमीशन का। सैलरी एंड कमीशन का भी सेम होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर एब्सेंट है तो आप इसको भी नहीं प्रोवाइड करोगे। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। फिर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर, देखो दो बात अलग अलग होती है, ये आपका फर्म है, ये आपका पार्टनर है, ठीक है। एक लोन पार्टनर फर्म को देता है, एक लोन फर्म पार्टनर को देती है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो लोन किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है। तो अगर कोई भी पार्टनर फर्म को कोई भी लोन देता है तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि उसको इंटरेस्ट वापस करे, और कितना इंटरेस्ट होता है फिर उस हिसाब से 6% दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है ये क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा ही बनेगा। तो ये सारी चीजें अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती हैं तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या फिर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे कि क्या करोगे। और ये आपको 6% का याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कुछ जर्नल एंट्री की बात कर लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री में आपको बताती हूँ, अगर आपको कोई भी बैलेंस ट्रांसफर करना है, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ P&L का कोई भी बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, P&L का कोई भी हो, P&L का करना है तो P&L का कहाँ पे जाता है बेटा, सबसे पहले P&L अकाउंट बनता है, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। तो P&L अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो कहाँ पे जाता है, आपका P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो जर्नल एंट्री इसकी हो जाती है P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेटर टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री एग्जाम में पूछी जा रही है, इसकी वजह से मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो जब भी आप P&L से कोई भी अपना अमाउंट ट्रांसफर करोगे P&L एप्रोप्रिएशन में, तो आपकी एंट्री यही आनी है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेटा आपकी एंट्री हो जाएगी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एक सेकंड रुकना, हेलो, हाँ जी, क्या चीज, हेलो,
आंटी दूध लेने तो पापा जाएंगे। हाँ मम्मी है नहीं, आंटी लुधियाना साइड गई हुई है। कंटिन्यू क्या बता रही थी मैं? हाँ, अब बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मेरे को लग रहा है कि जर्नल एंट्री आ सकती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होती है वो 2 पार्ट में होती है बेटा। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आपको बताता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रोवाइड कर जाते हैं तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स। अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा, ये सिंपल सा, ठीक है। ये होगी। तो पहला वाला क्या किया, ये आपने ट्रांसफर किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। फिर क्या करोगे, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हम P&L अकाउंट में भी लिखते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आपने जर्नल एंट्री लिख दी, अब आपको लिखनी है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पे आता है, देखो ऐसा करके आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ये आपकी डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है, इस साइड पे आता है, टू साइड पे आता है, डेबिट साइड पे, है ना। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड। तो आपका ये जो आता है टू साइड पे आता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐसे करके लिखते हैं। और ये क्या है, ये आपका है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जनरल एंट्री देखो यहीं से बना लोगे, आपकी बन गई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री आपकी होती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपकी दूसरी जनरल एंट्री होगी। अब इस साइड पे डेबिट साइड में जितने भी अकाउंट होंगे सबकी जनरल एंट्री यही होने वाली है। जैसे यहाँ पे बाई चांस सैलरी आ गया तो टू सैलरी लिखोगे, तो सैलरी की जनरल एंट्री पूछी तो भाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर टू सैलरी अकाउंट। अगर आपका आ गया मान के चलो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन आ गया तो कमीशन की भी यही आपकी एंट्री आने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L अकाउंट। ड्राइंग की आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी क्रेडिट साइड पे आता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आपको जनरल एंट्री पूछी जाएगी तो 2 पार्ट में होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो जनरल एंट्री होती है वो भी 2 पार्ट में होती है। अब इसका उल्टा कर दो, देखो कैसे याद रख सकते हो, इसका उल्टा करो। इसका अगर उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री ये होगी। और दूसरा क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। इसको भी उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेटर टू P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी। तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये वाली एंट्री जो है आपकी, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो जाती है। और इसको अगर आप उल्टा कर देते हो तो ये आपकी क्या हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो एक एंट्री याद रखोगे तो दूसरी आपको याद भी आ जाएगी। अच्छा, सैलरी की एंट्री क्या होगी, सैलरी की एंट्री होगी, यहाँ पे आपका सैलरी आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सैलरी आ जाएगी और यहाँ पे भी आपकी सैलरी हो जाएगी। कमीशन की क्या होगी, कमीशन में भी यहाँ पे कमीशन आ जाएगी और यहाँ पे कमीशन आ जाएगी। तो बेसिकली केवल 2 ही जनरल एंट्री आप याद रखो, एक डेबिट साइड की जनरल एंट्री याद रख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और एक क्रेडिट साइड की जनरल एंट्री याद कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये हो गया। एक जनरल एंट्री थोड़ा सा और आपको याद रखने की है। हाँ, एक जनरल एंट्री कभी कभी आ जाती है जब बोलते हैं ट्रांसफर करना है हमको, रिजर्व को ट्रांसफर करना है। तो जब रिजर्व को ट्रांसफर करना होता है तो उसकी जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है ये। अगर हमको ट्रांसफर करना है रिजर्व को, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, तो जब हम रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारी एक ही जनरल एंट्री आती है, वो क्या हो जाती है हमारी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेटर टू रिजर्व अकाउंट। ये जनरल रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है, जनरल नॉर्मल जनरल रिजर्व होता है। तो आपकी एक ही एंट्री है, ये इंपॉर्टेंट एंट्री, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये आ सकती है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व की एंट्री आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो मैं दो पार्ट में इसको बांट दी हूँ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम थोड़ा सा करेंगे। तो टू साइड पे क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का, पार्टनर में मान लो कि 2 ही पार्टनर है, ए और बी जो है वो 2 पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका लिख दोगे। अगर कोई सैलरी इनको दिया टू पार्टनर सैलरी, जो भी मान लो कि हम अज्यूम कर लेते हैं ए को सैलरी दी है तो टू ए सैलरी अकाउंट, या फिर कमीशन अकाउंट। अगर आपने ट्रांसफर करना है कोई भी रिजर्व को तो आप यहीं पे ट्रांसफर करोगे टू रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर करना है। और दूसरी साइड पे क्या आता है, दूसरी साइड पे आता है आपका बाय P&L अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय P&L अकाउंट। अब ये कौन सा अमाउंट होता है, ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वो नेट प्रॉफिट आप P&L अकाउंट में निकालते हो, उसको यहाँ पे आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। तो आप P&L अकाउंट लिख देंगे और यहाँ पे केवल और केवल क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे ये आता है। ये आपका पूरा परफॉर्मा किसका हो गया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको नहीं भूलना चाहिए, आपका परसों ही एग्जाम है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात होगी। नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से होता है। कैपिटल आप 2 तरीके से कर सकते हो रिकॉर्ड उसको। अगर आपके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और या तो आपके कैपिटल क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं।
ठीक है। फ्लक्चुएटिंग यानी कि जो चेंज कर सकते हैं, और फिक्स्ड क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है और एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। दो टाइप के अकाउंट होते हैं। फ्लक्चुएटिंग यानी कि फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिक्स का मतलब क्या होता है कि इस कैपिटल को हम बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते, ठीक है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि इसको हम बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दोनों टाइप में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो जब हमारा जो ये रहता है कैपिटल रहता है, ये फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लक्चुएटिंग यानी कि हम कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर हम कैपिटल में चेंजेस कर सकते हैं तो हमको एडिशनल कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंजेस पॉसिबल है। तो उस केस में केवल एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आपको लिखनी है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल का बिगिनिंग, क्लोजिंग, सब कुछ आप एक ही अकाउंट में लिखेंगे। लेकिन अगर आपका कैपिटल जो होता है फिक्स्ड होता है, इसका मतलब क्या है कि आप आपको अपने कैपिटल को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। और जब आप अपने कैपिटल को बिल्कुल छेड़ नहीं सकते तो बाकी की चीजें कहाँ लिखोगे? बाकी की चीजों के लिए आपको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप कैपिटल को नहीं छेड़ सकते तो आप एक अकाउंट तो बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप केवल और केवल कैपिटल से रिलेटेड चीजें लिखोगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, इसमें कैपिटल से रिलेटेड चीज क्या लिखोगे? ओपनिंग कैपिटल लिख सकते हो इसके अंदर आप एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हो, और इसके अंदर आप क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हो। केवल 3 चीज इसमें आप। इसके अलावा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? जितनी भी चीजें इसके अलावा, कैपिटल के अलावा, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, सैलरी हो गई, रिजर्व हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, कमीशन हो गई, ये सारी की सारी चीजें आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने आपको बता दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब एक छोटा सा परफॉर्मा मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। अगर फिक्स्ड होते हैं कैपिटल, ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो उस केस में 2 अकाउंट बनते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 अकाउंट बना के आपको दिखा देती हूँ। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया। मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये कैपिटल वाला है और ये आपका करंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड से, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग हो जाएगा। अगर इधर पे ओपनिंग है तो दूसरी साइड में क्लोजिंग, यानी कि टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपकी क्या हो जाएगी? क्लोजिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आए हो तो आप जहाँ पे ओपनिंग लिख रहे हो उसी के नीचे लिखोगे बाय बैंक या फिर कैश, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे? एडिशनल लिखोगे। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर कुछ कैपिटल को विड्रॉ भी कर लेता है, तो विड्रॉल अगर बाई चांस आ गया है तो विड्रॉल आपका 2 साइड पे आएगा। सो ये डेबिट साइड पे आएगा, तो हो जाएगा आपका 2, कैश और बैंक जो भी आपको लिखना है, ये आपका क्या हो जाएगा? विड्रॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है? ये आपका हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। अगर आप एडिशनल लेके आए हो तो ओपनिंग के नीचे, और अगर आपने विड्रॉ किया है तो क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखना। अब आते हैं हम करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में क्या होगा? करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो आएगा, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आता है इस साइड पे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सारी यही आएंगी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L, ठीक है, ये सारी चीजें। और अगर डेबिट साइड की बात करेंगे तो डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स आएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ड्रॉइंग्स आएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। और अगर क्लोजिंग करनी है तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोजिंग करनी है तो क्या हो जाएगा? 2 बैलेंस कैरिड डाउन, आपकी क्लोजिंग हो जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे, ओपनिंग आपकी इधर हो गई, क्लोजिंग आपकी इधर हो गई, बाकी नॉर्मल जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे यहाँ पे, केवल 2 चीजें इधर आएंगी, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। तो मान के चलो कि आपकी ये जो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये विपक्ष की सरकार है, ये हमेशा अपोजिट साइड में रहती है। ये आपकी विपक्ष की सरकार हमेशा क्या होगी? अपोजिट साइड में ही रहेगी। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया, ये आपका करंट अकाउंट बन गया। तब बनाओगे जब आपके कैपिटल क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो दोनों अकाउंट को क्या कर देना? आपने कंबाइन कर देना, ठीक है। दोनों अकाउंट को अगर आप कंबाइन कर दोगे कि तो इसकी ये वाली सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी और इसकी डेबिट वाली चीजें आपकी इधर पे आ जाएंगी। कंबाइन कर देना, सिंपल सा काम, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ आ गई? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक की कहानी सब क्लियर है? बताएंगे कितने बच्चे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक निकालते हैं। अभी तक हमने परफॉर्मा और थ्योरेटिकल पार्ट किया था, अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में थोड़ा तो बता दिया है। पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि आपको याद रखना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में लिखा हुआ है, डीड में रिटर्न है, तो आप इसको प्रोवाइड करोगे। अगर रिटर्न नहीं है तो उस केस में आप नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है। पहली चीज आपको ये। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कंपनी को बेटा लॉस हो जाता है, ध्यान से समझेंगे, अगर आपकी कंपनी को लॉस हो जाता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दोगे। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं दोगे अगर आपकी कंपनी के पास लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल, सफिशिएंट प्रॉफिट है,
कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, दो। दूसरी चीज इनसफिशिएंट कैपिटल बोलते हैं, इनसफिशिएंट कैपिटल। अगर आपके पास इनसफिशिएंट कैपिटल नहीं है, सॉरी इनसफिशिएंट प्रॉफिट आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल को प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, या फिर इसको मैं बोलूं कि कैपिटल रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि सैंपल पेपर में ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था। मान के चलो कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए और बी आपके पार्टनर है, आपको इसको 5000 देना है और इसको आपको 6000 देना है, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और जो कैपिटल है, कैपिटल जो है वो 5 लाख दे रखा है और 6 लाख दे रखा है, ठीक है। 5 लाख एंड 6 लाख दे रखा है। नंबर दूसरा देने क्या है, 4 और 6 कर देते हैं, 4000, ठीक है, ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, आपके पास जो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर क्या है कि अगर आपके पास ए और बी दो पार्टनर हैं, ए को आपको 4000 देना है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को आपको 6000 देना है, ठीक है। ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है। और जो कैपिटल है इनके वो है 4 लाख एंड 6 लाख, ठीक है। और आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो केवल 8000 का है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10000 देना है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट आपके पास 8000 का अवेलेबल है। तो आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। आपके पास प्रॉफिट 8000 अवेलेबल है, लेकिन आपको जो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 10000 देना है, यानी कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। तो जब सफिशिएंट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, 8000 को इनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 8000 का 2/5 एंड 8000 का 3/5 पे चला जाएगा ए और बी को। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 3200 और ये आपका 4800 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई चांस आपको एमसीक्यू में 4000 और 6000 दिया हो तो उसको आपको टिक नहीं करना है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, मान लो कि प्रॉफिट आपका होता है 11000, तो आप इजीली दे सकते थे, या तो 10000 भी होता तो भी आप दे देते, 4000 इसको 6000 इसको। अब क्योंकि आपके पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है कि आप इनको फुल अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो उस केस में क्या कर दिया जाता है, जो भी कैपिटल का रेशियो होता है, उनके बीच का जो भी कैपिटल होता है, उसके बीच का जो भी रेशियो होता है, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमने देखा तो ये 4 लाख बाय 6 लाख करेंगे तो 2:3 का बनेगा। तो 2/5 और 3/5 में किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बना वो आपका 3200 एंड 4800 बना। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, दिमाग में हमने बैठा लिया सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज क्वेश्चन जो आपका कभी कभी बन जाता है, वो कभी कभी आपको ओपनिंग कैपिटल मतलब कभी कभी आपको क्लोजिंग या फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बोलते हैं। आपका हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक फॉर्मेट याद रखना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल एट एंड लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल एट एंड लिखेंगे, फिर इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे कुछ चीजें। क्या ऐड करेंगे, अगर ड्राइंग की है तो ड्राइंग को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। दूसरा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी ऐड करना है और लॉसेस को आपको ऐड करना है। तो 3 चीजें आपको ऐड करनी है। और माइनस की बात आ जाएगी तो माइनस में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया, कोई एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया, या फिर आपको कोई प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस प्लस किया तो प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ, या फिर आपको कोई सैलरी या फिर कमीशन मिली, वो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसके बाद जो आपका आंसर आना है, ये आना है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिलहाल मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया है वो तब का बताया जब आपको कैपिटल एट एंड दिया हो। तो जब एंड दिया होता है तो प्लस में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉसेस होता है, और माइनस में एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट और सैलरी होता है, ठीक है। अगर आपको एंड ना देके आपको ओपनिंग बेटा दे दिया जाए, अगर आपको ओपनिंग दे दिया जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर आप सारे साइन उल्टे कर देंगे। फिर आपका फॉर्मेट क्या बोलेगा, आपका फॉर्मेट बोलेगा सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल ओपनिंग का, ठीक है, ओपनिंग का। अब जब क्लोजिंग था तो हमने प्लस किया था, तो ओपनिंग होगा तो माइनस करेंगे। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा, एंड प्लस करना पड़ेगा आपको एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट एंड सैलरी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप देख लो भी किस तरीके से आपको करना है। एक याद रखोगे, यहाँ से ऊपर से नीचे जाना है और इसमें आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो अब आपको चाहे एंड का दिया हो कैपिटल या फिर आपको ओपनिंग का दिया हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी देख लेना एक बार। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको जब फुल अमाउंट दे दिया जाता है, फुल अमाउंट यानी कि आपको पर एनम बोल दिया जाता है कि 2000 पर एनम, ठीक है। आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता यहाँ पे कि कौन से मंथ के स्टार्टिंग में हुआ, कि कब हुआ कब नहीं हुआ, कोई भी चीज का अगर मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरे एनम का मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको रेट दिया, फिलहाल हम मान लेते हैं 10% का, और आपको इसमें 6/12 करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको बेटा कुछ भी मेंशन नहीं है कि मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, या फिर हाफ ईयरली के एंड में, बिगिनिंग में कुछ भी अगर मेंशन नहीं है, तो उस केस में आपको ये चीज तो ध्यान में रखनी है, यू हैव टू डू 6/12। आपको एक एवरेज पीरियड क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है। एवरेज पीरियड की बात करेंगे तो 6/12, ठीक है। दूसरा केस आपका बनता है जब आप इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग्स करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग आप 3 तरीके से कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, और आप हाफ ईयरली भी कर सकते हैं। और एक और होता है जिसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं होता है, कभी भी आप कर लेते हैं, एनी टाइम, लेकिन ये आपका बता दिया जाता है कि कौन सी तारीख को हुआ है। यहाँ पे आपकी डेट मेंशन होती है, एनी टाइम डेट आपकी मेंशन कर दी जाएगी। इस केस में डेट भी मेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो अगर डेट मेंशन होती है, तो मंथली में क्या होता है, मंथली भी इन सबको 3 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अगर बिगिनिंग में विड्रॉ किया, या फिर मिड में विड्रॉ किया, या फिर आपने एंड के में विड्रॉ किया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो 6/12 लेंगे, ये हमको पता चल गया है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट दे दी गई है, ठीक है, ये वाला पहले मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट दे दी गई है तो उस डेट के बाद से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं ये आपको देखना है। मान लो आपको 1/10/2020 दे रखा है कि ड्राइंग करी 2000 की, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे, आप इसके बाद कितने महीने बाकी रह गए हैं, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 6/12 का रेट दोगे। अगर यही चीज आपको 11 दे दी जाती, 1 11 20, तो उस केस में आप 5 मंथ का यूज करोगे, ठीक है, डेट के टाइम पे ऐसा, ठीक है। ये हो गया। अब हम रेगुलर बेसिस पे विड्रॉ करते हैं तो क्या क्या चीजें हमको देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मंथली पे। तो मंथली में अगर हम आएंगे तो आपको मिडिल का याद रखना है, मिडिल का रहेगा 6/12, ठीक है। मिडिल का आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, मिडिल का आप 6/12 को याद रखेंगे। तो बिगिनिंग का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग में क्या करेंगे आप, प्लस 0.5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 6.5/12, ठीक है, प्लस 0.5 आप कर देंगे। और एंड में क्या होगा, माइनस 0.5 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5.5/12, ठीक है। ये मंथ का हो गया। अब अगर हम क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर में आपको मिडिल का याद रखना है, मिडिल का 6/12 रहेगा क्वार्टर में, ठीक है। लेकिन अगर हम बिगिनिंग की बात करेंगे तो बिगिनिंग में 1.5 आप प्लस करेंगे, कितना, 1.5 को आप प्लस करेंगे, तो 1.5 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5/12। और इधर आएंगे तो एंड में आएंगे तो 1.5 को आप माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4.5/12, ठीक है, 4.5/12। अब आते हैं हम लोग हाफ ईयरली पे, थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली में आपको बीच का याद रखना है, तो बीच का रहेगा मिडिल। मिडिल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हाँ, तो मिडिल की बात करेंगे तो मिडिल में आप बेटा ये इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3/12, 3/12 ही होता है ना, हाँ 3/12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर बिगिनिंग में आएंगे तो 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो 3.5/12 हो जाएगा, और अगर हम एंड में आएंगे तो -0.5 करेंगे तो 2.5/12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, रिवाइज करो, केवल बीच का टर्म याद रखो। यहाँ पे 6/12 है, 6/12 है, यहाँ पे 3/12। अगर हम मंथली की बात करेंगे तो प्लस 0.5 माइनस 0.5, अगर क्वार्टरली की बात करेंगे प्लस 1.5 माइनस 1.5, अगर हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो प्लस 0.5 एंड माइनस 0.5। तो मान के चलो कि मंथली और हाफ ईयरली इसमें प्लस और माइनस 0.5 का होना है आपका, क्वार्टरली में क्या होना है, 1.5 का प्लस एंड माइनस होना है। तो इस तरीके से आपने रेट याद रखना है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मालूम ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन में जो बात ध्यान में रखने वाली है वो डेट ध्यान में रखने वाली है, ठीक है, कि कौन सी डेट को आपने लोन प्रोवाइड किया, उस डेट से लेके जब भी आपका ईयर खत्म होता है 31 मार्च तक का, तब तक आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर पूरा साल है तो पूरा साल, नहीं तो आप क्या करेंगे, उतना मंथ आप कैलकुलेट करेंगे, और रेट इसका जो रहेगा, अगर डीड में मेंशन है तो उतना लेंगे, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, आप 6/100 कर देंगे, ठीक है, 6/100 कर देंगे। ये हो गया।
फाइन, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने रफ में छोटी सी एक टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें आप लिखेंगे अपना पार्टनर नंबर ए, अभी मैं फिलहाल 2 ही पार्टनर लेके चली हूँ, बी, और ये आपका फर्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ये वाला थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें क्वेश्चन बनता है। ये आपका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट होता है, इसको ऐसे कर देते हैं। ये आपका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। नॉर्मली जो एडजस्टमेंट आता है वो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आता है नॉर्मली। अब क्या क्या केस बन सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में? पहला केस बन सकता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किया, नॉट प्रोवाइडेड। नॉट प्रोवाइडेड को और क्या बोलते हैं हम लोग? ओमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आपको याद रखना है अपना P&L, सॉरी आपको याद रखना है अपना पार्टनर्स कैपिटल, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कहाँ लिखते थे? आप लिखते थे क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L, ये सब आप यहाँ पे लिखते थे। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है, यानी कि आपका क्रेडिट साइड क्या है, कम है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। तो क्रेडिट क्रेडिट दोनों का क्रेडिट साइड पे, और फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पहला केस हो गया। अगर यही केवल दिया हुआ है तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे आपका फॉर्म में कितना अमाउंट, फॉर्म में आप अपना अमाउंट चेक करेंगे। फॉर्म में जितना भी अमाउंट आएगा उसको आप क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो कि मैं क्वेश्चन से करा देती हूँ, मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बंदे का 5000 है और दूसरे का 6000 है। ठीक है, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1। अब आप जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देंगे तो इसको 5000, इसको 6000, टोटल फॉर्म के लिए 11000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने 11000 क्या करना है, अपने प्रॉफिट में से देना है। तो कहाँ पे आया है, डेबिट साइड पे आया है आपका। ठीक है, पार्टनर का क्रेडिट फॉर्म के लिए डेबिट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को, जो भी आपका यहाँ पे आया फॉर्म को, पेंडिंग प्रॉफिट है 11000 को आप क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:1 इक्वली आप क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो इक्वली जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये डेबिट साइड पे है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कभी ज्यादा दे देते हो, कभी कभी कम दे देते हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया, और या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कम दे दिया। तो इसको ध्यान से समझ लो, अगर ज्यादा दोगे कम दोगे क्या होगा, बहुत तकलीफ वाला मैटर है, ज्यादा कम होगा। इसमें बहुत ध्यान से आपको समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अगर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा दे दिया, इसका मतलब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। ये देखो यहाँ पे देखो, क्रेडिट साइड आपका क्या हुआ, इधर देखेंगे क्रेडिट साइड आपका ज्यादा हो गया। तो कहीं कभी भी कोई भी साइड ज्यादा हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसको दूसरे अपोजिट साइड में डाल दिया जाता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ज्यादा लिख दिया है आपने, तो आप जो डिफरेंस अमाउंट है, डिफरेंस यानी कि मान लो कि 10% प्रोवाइड करना था, आपने 12% कर दिया है, तो कितना परसेंटेज ज्यादा किया, आपने 2% ज्यादा किया। तो केवल डिफरेंस अमाउंट को क्या लिखोगे आप, डेबिट साइड पे, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे भी डेबिट साइड, और फॉर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कम लिखा है, मान लो कि आपको 10% लिखना चाहिए था पर आपने 8% लिख दिया, तो यहाँ पे 2% आपने क्या किया है, कम लिखा है। तो क्योंकि आपने कम लिखा है तो आपको प्रोवाइड करना है, तो ये अपने एग्जैक्ट प्लेस पे जाएगा, फिर ये उस केस में क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, तो कभी भी लिखा नहीं है या फिर कम लिखा है तो एग्जैक्ट प्लेस में जाएगा क्रेडिट। लेकिन गलती से अगर आपने ज्यादा लिख दिया है तो ज्यादा का केस क्या होता है, उल्टा का। ज्यादा लिख दिया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको उल्टा जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने पास एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आता है वो आता है आपका गारंटी का बेटा। तो गारंटी में आपको मालूम ही है कि गारंटी का क्या होता है। कोई भी फर्म जो है वो पार्टनर जो है, किसी भी एक पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं कि भाई आपके फ्यूचर में इतना आपको हम प्रॉफिट देंगे। मान लो एग्जांपल देते हो, A, B, C तीनों पार्टनर है और A और B ने मिलकर क्या बोला है कि भाई C आपको हम क्या करेंगे, 5000 रुपीज एज प्रॉफिट पक्का देंगे। और अगर आपके हिस्से में 5000 एज प्रॉफिट नहीं आता है तो जितनी भी कमी आएगी हम इक्वल रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनका जो प्रॉफिट आया है वो 9000 का आया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तो A को मिलेगा 3000, B को मिलेगा 3000 और C को मिलेगा 3000। लेकिन C को हमने प्रॉमिस कितना किया, प्रॉमिस हमने किया था 5000, यानी कि गारंटी कितने की दी, 5000। तो डेफिशिएंसी कितनी है, ये वर्ड याद रखना, डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी आपकी कितने की हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है आपकी 2000 की। 2000 की डेफिशिएंसी कौन देगा, A और B देंगे, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो 1000 A देने वाला है, 1000 B देने वाला है, और मिलेगा किसको, मिलेगा इसको 2000। तो इसमें से 1000 माइनस, यहाँ से 1000 माइनस, इधर प्लस, तो A का जो प्रॉफिट आ गया वो 2000, B का 2000 और C का आपका 5000 आ गया, ये जो कि आपने गारंटी दी थी। तो ये गारंटी की बात है, ये तो आपको प्रॉफिट है। मान लो कि बाई चांस आपने बोला C को कि भाई हमको हम आप करें, स्क्रीन चल जाती है। मान लो कि A और B ने गारंटी करी C को, किस चीज की, प्रॉफिट की।
थोड़ा ध्यान से देखने वाला, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। सी को गारंटी मिली कि 5000 का प्रॉफिट मिलेगा और इक्वल रेशियो में, फिलहाल इनका जो रेशियो है 1:1:1। अब देखो ध्यान से, फर्म को गलती से हो जाता है लॉस, कितने का, 9000 रुपीज का। कितने का, 9000 रुपीज का फर्म को हो जाता है बेटा लॉस। अब देखो, ये मान लो कि आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 0, आपका लॉस यहाँ पे कितना है, 9000, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपने गारंटी जो करी है सी को, वो यहाँ पे 5000। अब फिलहाल अगर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 3000 का लॉस ए के पास आ रहा है, 3000 का लॉस बी के पास आ रहा है और 3000 का लॉस सी के पास आ रहा है। आप मेरे को बताओ डेफिशिएंसी कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ सी? सी को हमें कितना रुपए देना है, डेफिशिएंसी बताएंगे सी की। अपना आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में। व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ सी? अंजलि बोल रही है 8000 की डेफिशिएंसी है। ओके, और बच्चे बताएं क्या डेफिशिएंसी कितनी होगी आपके हिसाब से? क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्म को लॉस हुआ है 9000 का और जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ए और बी और सी में 3000 का लॉस हुआ। हमने सी को 5000 की गारंटी दे रखी है। आप मेरे को बताओ कितने की डेफिशिएंसी हो रही है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मेरे को याद करो कि दीदी ने कराया था। केवल एक बच्चे का आंसर आया 8000, बाकी क्या मालूम, समझ नहीं आया। 8000, ठीक है, वेरी गुड। अंजलि ने सबसे पहले आंसर किया था, अप्रिशिएट बेटा। 8000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि पहले भाई 3000 का जो लॉस हुआ है उसको तो भरपाई करो। देखो ये आपको क्या करना है, पहले 3000 से आपको 0 पे जाना पड़ेगा, फिर 0 से आपको 5 पे जाना पड़ेगा 5000 पे। तो 3 आपने ये कवर किया और 5 आपने ये कवर किया, टोटली आपने 8000 का कवर करना है, जो कि डेफिशिएंसी है, ठीक है। 8000 की डेफिशिएंसी है, तो 8000 की डेफिशिएंसी है तो पे कौन करेगा, ए और बी पे करेंगे। अब देखो ध्यान से, ए और बी का कैसे होगा, तो ए और बी इक्वली डेफिशिएंसी पे करेंगे तो 4000 ए पे करने वाला है और बी 4000 पे करने वाला है और इसको क्या 8000 प्लस का मिलेगा। तो अब अगर हम प्रॉफिट इनका देखें तो ए का लॉस आ रहा है 7000 का, बी का भी लॉस आ रहा है 7000 का और सी का प्रॉफिट आ रहा है 5000, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रॉफिट हो जाएगा, दिस इज द गारंटी। चलो ये चैप्टर बेटा समझ आ गया अच्छे से सबको? कोई भी दिक्कत इस चैप्टर के अंदर तो मेरे को बताओ। मैंने कोशिश भर करी है सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी समझा दी है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। हाँ जी, कोई डाउट बेटा? क्लियर है, चैप्टर फिनिश। काफी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी, काफी चीजें कॉन्सेप्ट आ गए होंगे। परसों एग्जाम में बैठोगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो तुमको भी लगेगा कि हाँ लास्ट मिनट जरूरी था रिवाइज करने का। चलो अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? सेकंड चैप्टर हमारा आता है बेटा नेचर एंड गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ ज्यादा चीजें ध्यान में नहीं रखनी है। तो आपको चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि गुडविल सबसे पहले फीचर्स आप देख लेना। फीचर्स में क्या क्या आ जाता है कि गुडविल जो होती है इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है। ये एक वैल्यूएबल एसेट भी होती है। ये स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बता रही हूँ। वैल्यूएबल एसेट होती है जिसकी हम वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू तभी एसेस कर सकते हैं जब किसी बिजनेस को आप सेल कर रहे हो। जब आप बिजनेस को सेल करते हो तभी आप गुडविल की वैल्यू को एसेस कर सकते हो। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुडविल की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू हमको फाइंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती है। इट इज डिफिकल्ट, नहीं इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन नहीं की जा सकती, ठीक है। ये आपके फीचर होते हैं, ध्यान में रखना। दूसरी चीज गुडविल जो होती है वो बेटा 2 टाइप की होती है, इसको भी ध्यान से रखो। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। परचेज्ड गुडविल कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल वो गुडविल होती है जो कि हम क्या करते हैं, पैसे देके खरीदते हैं। इट इज परचेज्ड फॉर सम कंसिडरेशन। अगर हम कोई बिजनेस पूरा का पूरा खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उससे जो हमको गुडविल मिल रही है ये हमारी परचेज्ड गुडविल हो जाती है। और हम अकाउंटेंसी में परचेज्ड गुडविल को ही वैल्यू करना सीखते हैं। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसी गुडविल होती है जो कि इंटरनली जनरेट करी जाती है। क्या होती है? इंटरनली जनरेट की जाती है, ठीक है। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स। काफी सारे फैक्टर्स की वजह से अराइज होती है, जैसे कि फैक्टर दैट आर रनिंग बिजनेस प्रोसेसेस ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। कोई भी ऐसे फैक्टर जिससे कोई भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। हम क्या पढ़ते हैं? हम परचेज गुडविल करते हैं, ठीक है, ध्यान से रखना। अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल में एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपको थोड़ा नोट कर लो इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ऐसा बोला गया है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसमें इंटेंजिबल एसेट की बात करी गई है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसमें इंटेंजिबल एसेट की बात करी गई है, उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं मेंशन करेंगे, ओनली एंड ओनली परचेज गुडविल को ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो ये 26 याद रखना, इंटेंजिबल एसेट का जो सेक्शन स्टैंडर्ड है वो 26 है। ठीक है, ये आपकी हो गई बात। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो गुडविल को 3 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा होता है कैपिटलाइज्ड मेथड। मैं केवल फॉर्मूले आपको बताऊंगी, ठीक है, उसी से रिवीजन हो जाएगा। जब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की तो सिंपल सा सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में आप गुडविल निकालते हो जिसमें आप एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ये होता है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट आपको दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो, एडजस्टमेंट के साथ दिया हो तो याद रखना, अगर कोई भी आपको लग रहा है कि कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी किसी साल में लॉस लग रहा है तो उस साल में आप क्या करो, उस लॉस को प्लस कर दो, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस आपको लग रहे हैं तो आपको प्लस कर दो पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई जगह पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर कहीं पे गेन हो रहा है तो आप पर्टिकुलर ईयर में क्या कर दोगे, उसको माइनस करो। ठीक है, अपोजिट साइन, लॉस हुआ तो प्लस, प्रॉफिट या गेन हुआ तो माइनस उस पर्टिकुलर ईयर का। अगर तो बेटा रेम्यूनरेशन आपको बोल दी गई है, ठीक है, रेम्यूनरेशन हर साल की होती है तो हर साल से आप क्या करोगे, वो अमाउंट को माइनस कर दोगे, सॉरी उस अमाउंट को रेम्यूनरेशन को आप प्लस कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप काम करोगे। तो ये आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी एक सिंपल तरीका होता है जिसमें हम ऐसे करते हैं, एक वेटेड एवरेज होता है। तो वेट को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको 3000, 4000, 5000 ये 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनके वेट 1, 2, 3 दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3000 हो जाएगा, यहाँ पे 8000 हो जाएगा और ये 15000 हो जाएगा। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो इन तीनों को कैलकुलेट टोटल करने के बाद 15 + 3 18 + 8 हो जाएगा आपका 26000 डिवाइड बाय क्या करोगे, वेट्स को आप डिवाइड करोगे, क्योंकि ये याद रखना है 5 और 6, 26 डिवाइड बाय 6 ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट में। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है, यहाँ से थोड़ा ध्यान, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सुपर प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल आपने लगाया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये आपका हो गया एनपी। फिर आपको क्या निकालना होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब याद कैसे रख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया अल्फाबेट के हिसाब से। चलो, सबसे पहले ए आता है, फिर एन आता है, फिर एस आता है। ठीक है, तो ए एन एस की तरह आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले एवरेज, फिर नॉर्मल, फिर सुपर प्रॉफिट। और जैसे ही आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है, इसके बाद क्या करना है, आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा आपका आता है कैपिटलाइज्ड मेथड। तो इसको मैं अलग से करा देती हूँ, ये आ गया आपका कैपिटलाइज्ड मेथड। चलो, कैपिटलाइज मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। कैपिटलाइज मेथड को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप एवरेज प्रॉफिट को बेस लेके कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप सुपर प्रॉफिट को बेस लेके कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी दोनों जो फॉर्मूला है बेटा इजी है, तो एक्सपेक्टेशन रखो कि जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं आपको यही वाला मेथड आ सकता है, कैपिटलाइज मेथड ही आ सकता है। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। और इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट एसेट भी बोलते हैं, नेट एसेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और जब मैं बेटा आउटसाइड लायबिलिटी बोल रही हूँ आपकी, तो आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आ जाती है वो भी ध्यान। आउटसाइड लायबिलिटी में आपका बेटा आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। देखो 3 पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के, एक होता है आपका शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। तो आपको क्या करना है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को माइनस करना है। ठीक है, टोटल एसेट। तो आपको क्या पता चल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट शेयर होल्डर फंड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप गुडविल निकालेंगे, और गुडविल निकालने का आपका फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी कि नंबर 1 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 2।
ठीक है, तो 1 में से आपको 2 माइनस करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना होगा। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट से निकालने का तरीका। अब हम आते हैं सुपर प्रॉफिट से निकालने के तरीके में। तो सेम मेथड है, खाली यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट लिखा है। सुपर प्रॉफिट में हमको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर करना है, और बाकी सेम। फिर आपको यहाँ पे सेम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा और सेम तरीके से आप गुडविल। अच्छा, कैपिटलाइज मेथड में जो है वो आपको नंबर ऑफ ईयर की जरूरत नहीं पड़ती है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया होगा और वहाँ पे मेंशन भी नहीं है कैपिटलाइज वैल्यू से निकालना है, तो यहीं पे आपको समझ जाना है कि अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमको नहीं दिया गया है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको अपने कैपिटलाइज मेथड से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आपका गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसको हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का जो रिकंस्टिट्यूशन होता है वो 3 वजह से ही होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो रीजन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कि हमको अपने पार्टनरशिप में क्या करना पड़ रहा है, चेंज। या तो पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें चेंजेस आए, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो ये होता है, या फिर क्या हो जाता है, या फिर आपका किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, और या फिर आपके किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अभी फिलहाल रिटायरमेंट एंड डेथ हमारे डाउन वन में नहीं है, हमको केवल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन वाला पार्ट ही पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो होता क्या है। तो अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है उसमें पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है या फिर आपका पार्टनर गेन कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मुला यूज करेंगे हम लोग सन का, SON। तो जब हम सन का फॉर्मुला यूज करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो रखेंगे। अगर ये आंसर हमारा प्लस में आता है तो वो पार्टनर क्या है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर ये आंसर हमारा माइनस में आ जाता है तो वो पर्टिकुलर पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी बेटा पार्टनरशिप में कोई भी चेंजेस आता है तो असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू में क्या आता है, असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आता है। और असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू का जो चेंजेस है वो कौन से अकाउंट में मेंशन करते हैं, आप जल्दी से मेरे को बताएंगे कौन से अकाउंट में असेट एंड लायबिलिटी की चेंजेस की बात हम करते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं उसके लिए। तो मान के चलो बेटा आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आपको छोटी छोटी चीजें मालूम है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा मैं आपको बना के दे देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा, इसी से आपकी जनरल एंट्री भी जितने भी हैं बन जाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका कुछ इस तरीके का होता है, ये डेबिट साइड होगी, आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि असेट में अगर डिक्रीज आ रहा है, असेट में अगर डिक्रीज आ रहा है तो यहाँ पे, और अगर लायबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है तो भी यहाँ। ठीक है, असेट में डिक्रीज, लायबिलिटी में इंक्रीज। और दूसरी साइड पे क्या होगा, अगर असेट में इंक्रीज आ रहा है केवल अमाउंट जितना चेंज हुआ वही लिखना है, और लायबिलिटी में अगर डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, ये आपको केवल याद रखनी है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अगर एक भी आप याद रख लोगे तो बाकी साइन आपको केवल चेंज कर देना है। ठीक है, तो मान लो मैंने बोला है कि मशीन इज डीवैल्यूएटेड, डी या फिर डेप्रिशिएटेड बाय 5000, तो आप क्या लिखोगे, टू मशीनरी 5000। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, जनरल एंट्री इसकी देखो क्या हो जाएगी, बताओ। मशीनरी अगर आपकी डेप्रिशिएट हुई है 5000 तो जनरल एंट्री कैसे बताएंगे जल्दी से, रीवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री बताओ, कोई भी बताएगा, माइक ऑन करके बता सकते जिसको आती हो। अगर हमारी मशीनरी 5000 से डेप्रिशिएट हुई है तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, माइक ऑन करके बता सकते हो, जल्दी बताएंगे, लिखने में टाइम लग जाता है, पता है नंदनी? हाँ, वेरी गुड मुस्कान। हाँ, रीवैल्यूएशन, वेरी गुड, बस यही आपको ये चीज ध्यान में रखनी है केवल। रीवैल्यूएशन टू साइड पे लिखा है, अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू मशीन डेटा बन गया आपका। इसी तरीके से कोई भी जनरल एंट्री आएगी तो आप उसको लिख सकते हो। अगर बाई साइड पे आती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डेबिट का यानी कि डेटर वाला अमाउंट हो जाएगा। अगर आपकी टू साइड पे आती है तो टू तो आपको मालूम भैया नीचे आता है वो। ठीक है, नीचे ऊपर वाला जिस भी तरीके से आप समझना चाहो उसको समझ सकते हो। तो ये आपका रीवैल्यूएशन जनरल एंट्री आप बना लोगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं करी है तो उसको रिकॉर्ड करना है, तो यानी उसका मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो बाई चांस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाता है तो आप यहाँ पे लिखोगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट आता है तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो टू प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर लॉस आता है तो बाय लॉस आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एडमिशन हुआ है, चलो एडमिशन के टाइम पे पूछेंगे क्वेश्चन, फिलहाल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो बेटा, ये ओल्ड रेशियो में करोगे, आप इसको ध्यान रखना, या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, ये आपको ओल्ड रेशियो में करना हमेशा। दिस हैज टू बी डन इन ओल्ड रेशियो ओनली।
ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, दैट इज एडमिशन। एडमिशन के कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगी। देखो जब भी एडमिशन होता है तो अच्छा, एडमिशन वाली बात कौन से सेक्शन में लिखी गई है? ये लिखी गई है सेक्शन, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अंदर एडमिशन की बात लिखी गई है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो जब भी एडमिशन होता है तो हमको कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से एडमिशन चीजों की जरूरत? सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर हमको क्या करना होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो ऑलरेडी दिया है, या फिर लॉस, या फिर रिजर्व जो कि ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन होती है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होता है? हमको करना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो कि हम रिवैल्यूएशन में करते हैं। फिर हमको क्या करना होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कैपिटल का एडजस्टमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। केवल हमको क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर यहाँ पे से क्वेश्चन हमको बन सकता है तो हमको ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, या फिर न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल को कैलकुलेट करने के बोल सकते हैं। गुडविल में मान के चलो बेटा हिडन गुडविल का क्वेश्चन आना ही आना है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप इजीली निकाल लोगे। मैं सीधे सीधे आपकी गुडविल पे आ जाती हूँ। चलो मैं सीधे सीधे आपकी गुडविल पे आती हूँ। तो गुडविल में क्या होगा? गुडविल में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले क्या होता है कि पार्टनर, जो नया पार्टनर आता है वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है। तो जब वो गुडविल लेके आता है तो एक एंट्री होती है, उसके बाद क्या होती है? जब गुडविल लेके आया तो एंट्री हुई, और फिर कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं? उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो जो नया पार्टनर आता है बेटा वो अपने साथ दो चीजें लेके आता है। क्या क्या लेके आता है? एक तो वो गुडविल लेके आता है, और दूसरी चीज क्या करता है? कैपिटल लेके आता है। तो जब भी वो गुडविल या फिर कैपिटल लेके आता है तो जनरल एंट्री जो हमारी होती है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेटर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अगर वो गुडविल लाया है टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अगर वो कैपिटल लाया है तो गुडविल और कैपिटल लेके आता है। इसके बाद क्या होता है कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसकी एंट्री क्या आ जाती है? इसकी एंट्री आ जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेटर टू एस कैपिटल अकाउंट। मान के चल रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये कौन से रेशियो में होगा? ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। कभी कभी बोल दिया जाता है कि जितना भी वो गुडविल लेके आया उसको हमने विड्रॉ कर लिया, पार्टनर ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉल की एंट्री बेटा इसकी उल्टी हो जाएगी। अगर पार्टनर क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं अमाउंट, तो इसकी एंट्री क्या होती है? उल्टी हो जाती है। ये एंट्री आपकी हो जाएगी तो उस केस में एस कैपिटल अकाउंट डेटर बीस कैपिटल अकाउंट डेटर टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप काम करेंगे। ठीक है, गुडविल का आपको यही ध्यान रखना है, और ज्यादा गुडविल के ध्यान में रखना है। जनरल एंट्री थोड़ा सोच समझ के करना। मैं एक क्वेश्चन हिडन गुडविल का आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन मान लो कि आपका ऐसा है कि ए और बी जो पार्टनर है, इसका कैपिटल 5 लाख का है, इसका कैपिटल 6 लाख का है, 4 लाख 6 लाख का है, 4 लाख एंड 6 लाख। एक पार्टनर है सी जो कि एडमिट हुआ है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है मान लो, जो कि एडमिट हुआ है ऑन 1/3 शेयर। ठीक है, 1/3 शेयर एडमिट हुआ है, और ये अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया है जो कि मेंशन है। ये अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया है 5 लाख। $6 लाख लेके आया, ये अपने हिस्से का कैपिटल 6 लाख लेके आया। ठीक है, अब आपको बताना है कि सी गुडविल कितना लेके आया था। सी गुडविल कितना लेके आया था ये आपको पता लगाना है। अब देखो सी कितने रेशियो पे आया? 1/3 पे आया, यानी कि टोटल कैपिटल का
अगर हम 1/3 करते तो इतना अमाउंट सी को लाना चाहिए था, जो कि वो लेके आया 6 लाख। फिलहाल मैं कैपिटल की बात कर रही हूँ। तो टोटल कैपिटल कितना रहा होगा? टोटल कैपिटल हमारा रहा होगा, इसको आप टोटल कैपिटल को x मान लो, x into 1/3 इज इक्वल टू 6 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना रहा होगा? टोटल कैपिटल आपका 18 लाख, ठीक है। लेकिन जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये आ गया A का 4 लाख, B का आ गया 6 लाख और आपके C का आ गया 6 लाख। तो मैं जब यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये मेरा जो टोटल कैपिटल बन रहा है, ये कितना बन रहा है? ये मेरा 16 लाख का बन रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर C 1/3 शेयर पे आया है तो वो 6 लाख का कैपिटल लेके आया, तो टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए था? 18 लाख होना चाहिए था। हो कितना रहा है? 16 लाख। तो यानी कि 2 लाख आपका क्या है? 2 लाख इज योर हिडन गुडविल। ये क्या हो गया आपका? 2 लाख आपका क्या हो गया बेटा? ये हिडन गुडविल हो गया। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यस और नो? ये बात समझ आएगी नहीं समझ आएगी किस तरीके से हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है? आ गई? फाइन, गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाता है कभी कभी, कि आपको कुछ भी नहीं दिया है, A और B का कैपिटल दिया हुआ है और बोला गया है जो C एडमिट हुआ है, ये 1/3 शेयर पे एडमिट हुआ है, आपको बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट बॉट बाय C एज कैपिटल। C अपने हिस्से में कितना कैपिटल लेके आया, ठीक है। तो अब देखो, अगर C का शेयर 1/3 है तो A और B का कितना होगा बताओ? अगर C का शेयर 1/3 है तो A और B का कितना होगा? 1 - 1/3 होगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 टोटल, 1/3 का अगर टोटल करेंगे तो 3/3 होता है। तो 1/3 C का हिस्सा है तो बचा कितना? 2/3 बचा आपका। तो 2/3 यानी कि A और B जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 2/3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल कैपिटल का अगर हम 2/3 निकालते हैं तो ये हमारा 10 लाख आना चाहिए, A और B का मिला के। अगर टोटल कैपिटल का हम 2/3 करते हैं तो हमारा 10 लाख आना चाहिए। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि हमारा टोटल कैपिटल है कितना। तो टोटल कैपिटल कितना है? ये हमारा हो जाएगा 15 लाख। टोटल कैपिटल कितना हुआ हमारा? 15 लाख हुआ। अब आप क्या करेंगे? 15 लाख टोटल कैपिटल है, C का हिस्सा 1/3 है, यानी कि C एज अ कैपिटल कितना लेके आएगा? C एज अ कैपिटल 5 लाख, ठीक है। तो अगर आपको ओल्ड पार्टनर की इंफॉर्मेशन दी हुई है और नए पार्टनर की निकालनी है, तो उस केस में पहले आप ये निकालना कि नए पार्टनर कितने रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नया पार्टनर है वो कितने रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो बचा हुआ हो जाएगा वो ओल्ड पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 1/3 न्यू पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 - 1/3 यानी कि 2/3 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपकी A और B रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल का 2/3 कितना बताया जा रहा है? 10 लाख बताया जा रहा है। तो टोटल कैपिटल आपको जैसे ही मिल जाता है उसका 1/3 आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा जो न्यू पार्टनर आया है वो कितना अपने हिस्से का प्रॉफिट लेके आया। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी बच्चे, क्लियर है?